माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अर्चिता और आप देख रहे हैं दी फार्माकोपीडिया। यस गाइस, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। बट उससे पहले मैं जो ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पे लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। बिकॉज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, जब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम ये बहुत टफ है, ये समझ में नहीं आता, इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज उनके मन में होती हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि थ्रू आउट द वीडियो आपको सिर्फ एक काम करना है, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टीचिंग हियर। ओके, सो एट द एंड आई अश्योर यू कि आपको ये टॉपिक पक्का पक्का वाला क्लियर हो जाएगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक सेल। ठीक है, तो ये हो गया सेल। सेल के अंदर हम सबसे अपना पसंदीदा सेल ऑर्गेनेल ड्रॉ करते हैं। पसंदीदा मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑब्वियसली इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सो विल बी ड्रॉइंग द माइटोकॉन्ड्रिया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, and within the mitochondria we are having the inner mitochondrial membrane. The inner mitochondrial membrane have something, the folded structure. This folded structure is known as the cristae. Very simple. This is the inner mitochondrial membrane. Okay, so the space between the outer mitochondrial membrane and the inner mitochondrial membrane, I'm talking about this space. This space is known as intermembrane space. It is known as the intermembrane space. Remember this. And this space is known as the matrix of the mitochondria. Okay. To this folded structure, there is something like lollipops. Yeah. So this is known as the phosphorylating subunits. What do I mean by the phosphorylating subunits? Subunits, ये ऐसे subunits हैं which leads to the phosphorylation of the ATP, that is adenosine diphosphate, to form ATP. These are phosphorylating subunits. Okay. Yes, and to this intermembrane structure there is the F0, F1 particles. इसको तो वैसे हम F0 बोलना चाहेंगे, but this is not the F0. This is the F0 and this is the F1 particle. Okay, so this is the F0, F1 particles which leads to the synthesis of the ATP. Yes guys, जब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, तो जिन्होंने भी वीडियो देख रखा है क्रेब्स साइकिल में उनको पता होगा कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है। क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन दी मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो क्रेब्स साइकिल जब भी परफॉर्म होता है तो क्या बनता है, NADH and FADH2. We know that in the Krebs cycle NAD plus and FAD get reduced to NADH and FADH2. Okay, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम सबको पता है वो है ATP, that is adenosine triphosphate. हमें ये भी पता है that energy is trapped and stored in the form of ATP. फिर ये NADH और FADH2 कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि ये NADH और FADH को हमें क्या करना है, ATP में कन्वर्ट करना है। और जब तक ये NADH या FADH2 ATP के सिंथेसिस नहीं कर देते हैं तब तक इनका कोई सिग्निफिकेंस बॉडी के अंदर नहीं है। सो द प्रोसेस इन विच the NADH and FADH2 leads to the synthesis of the ATP, that is known as the electron transport chain. सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है, NADH and FADH2 leads in the synthesis of the ATP. ओके, तो ये पूरा जो कहानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वो सिर्फ इतना सा है कि NADH, FADH2 कैसे ATP का सिंथेसिस करते हैं ये हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से इसको फिर से रिकॉल कर लीजिए
क्योंकि थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये बहुत काम आने वाला है. दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, this is the intermembrane space, this is the inner mitochondrial membrane, this is the cristae, this is the phosphorylating subunits, this is the matrix. matrix के अंदर होती है Krebs cycle. Okay, moving ahead to the overview of the electron transport chain. उसके लिए मैं इसको वाइप आउट करती हूँ. ओके, अब हम एक छोटे से चार्ट से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है. ठीक है, सो वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज पर्टिकुलरली द ग्लूकोज, the fatty acids, the amino acids, it gets metabolized and releases carbon dioxide and water. ठीक है, हम सबको पता है जब हमने क्रेब्स साइकिल या हमने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो ग्लूकोज है जब वो मेटाबोलाइज हो रहा था तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज हो रहा था. इट इज़ वेरी सिंपल. या कह सकते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमने ये देखा था कि NAD plus and FAD gets reduced to NADH plus H plus ion and FADH2. It is also very simple. फिर अब क्या होता है जो समझने की चीज़ है, ये NADH and FADH2 it participates in the electron transport chain. It participates in the electron transport chain. It again forms the NAD plus and FAD. Okay, and meanwhile what it produces, it leads in the synthesis of ATP by the phosphorylation of ADP plus inorganic phosphate. Okay, also during this process the oxygen gets reduced to form water. पानी बनता है. Yes, so this is the overview. in short हम ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है. इट इज़ वेरी सिंपल. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस NAD प्लस एंड FAD का रिडक्शन होता है, गेट्स रिड्यूस टू NADH एंड FADH2. मीनवाइल दिस देन पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और फिर क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP होता है इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द ATP. ऑल्सो क्या होता है कि दिस ऑक्सीजन देन गेट्स रिड्यूस टू फॉर्म वाटर. सो दिस इज अ वेरी सिंपल चार्ट जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है. अब हम बात करेंगे कि जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और क्रेब्स साइकिल के बारे में प्रीवियसली, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे. उसको जब हम जूम आउट करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, so I'm drawing here the outer mitochondrial membrane. This is the outer mitochondrial membrane. Yes, this is the intermembrane space and this is the inner mitochondrial membrane. ओके, सो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात करते हैं, सो इट कंटेन्स अ सेट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस क्या हो गए, जैसे बहुत सारे जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स जब साथ में कलेक्टिवली एक जगह प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस या एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. दीज आर डिनोटेड बाय द रोमन न्यूमरल्स. तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 1. देन we are having the complex number 2. Then I am drawing the complex number 3. Then we are having the complex number 4. कॉम्प्लेक्स नंबर 5 हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे.
ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ये क्या होते हैं, कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में आप थोड़ा समझेंगे आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने देखा था कि क्रेब्स साइकिल जो होती है वो मैट्रिक्स में परफॉर्म होती है। फिर क्रेब्स साइकिल क्या रिलीज़ करता है, क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है NADH एंड FADH2। ओके, तो ये क्या है, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स हैं। इनके पास में क्या होती है, एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दी NADH एंड FADH2 कंटेन्स अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा चेन है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो इससे क्लियर है। तो फिर सबसे पहले क्या होता है कि ये NADH, देखो थ्रू आउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमें ये समझना है कि NADH और FADH2 क्या है, बहुत ही दानी। दानी का मतलब क्या, डोनेट करने वाला। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या करता है, डोनेट करता है। सिर्फ ये क्या करता है, इसका काम ही है दान करना। ये भर भर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, टू दी कॉम्प्लेक्स 1। फिर कॉम्प्लेक्स 1 क्या करती है, कॉम्प्लेक्स 1 देन ट्रांसफर्स दी इलेक्ट्रॉन्स टू दी कोएंजाइम Q। अब ये कोएंजाइम Q क्या है, कोएंजाइम Q क्या है, ये फ्रीली परमिएबल मॉलिक्यूल्स हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर ये देगा इलेक्ट्रॉन्स टू दी कोएंजाइम Q, देन दिस कोएंजाइम Q फर्दर ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन to the complex 4 and then complex 3 transfers the electron to the cytochrome C. This is also freely permeable molecule, and then this transfers the electrons to the complex 4. Meanwhile क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो एनर्जी क्या होती है, जनरेटेड होती है, बिकॉज इट इज़ एक्सर्गोनिक प्रोसेस। सो वो एनर्जी जो होती है, it is required in the pumping of the electrons from the matrix to the intermembrane space. So इस प्रोसेस के थ्रू आउट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का तो ट्रांसफ़र हो रहा है, बट इसके साथ में प्रोटॉन्स की, मतलब हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग भी हो रही है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ऐसे में क्या होता है कि फिर लाइक द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस gets increased in the intermembrane space. अब जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मैट्रिक्स से कंपैरिजन में अगर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में अगर हाइड्रोजन आयंस की या प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, इट लीड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। सो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। बट आप सबके दिमाग में एक चीज़ ये भी आ रही होगी कि ये तो फिर से री एंटर कर सकता है मैट्रिक्स के अंदर। नो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल। इट इज इम्पर्मिएबल टू हाइड्रोजन आयंस और आयंस, इम्पर्मिएबल टू H+ आयंस, OH- आयंस एंड सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स सच एज ATP और द ADP। ओके, सो ये इम्पर्मिएबल है। अब इसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए। अब ये रास्ता इसको कहाँ से मिलेगा कि जिससे कि ये हाइड्रोजन आयन क्या हो जाए, गेट बैक टू द मैट्रिक्स। अब ये जो रास्ता है वो उसे मिलेगा थ्रू दी कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू ये जितने भी हाइड्रोजन आयन्स हैं, जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं, ये सब क्या कहाँ आ जाते हैं, मैट्रिक्स में आ जाते हैं। ये मैट्रिक्स में आ गए जितने भी हाइड्रोजन आयन्स हैं, ठीक है। फिर इससे जो भी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, जो भी एनर्जी जनरेट होती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड इन फॉस्फोराइलेटिंग द ADP टू ATP। इस तरीके से ATP का सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड द 5। कॉम्प्लेक्स 1 to 4 को हम बोलते हैं कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करती है। फिर कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C अगर हम देखेंगे, साइटोक्रोम C और कोएंजाइम Q है, ये सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। वाई, बिकॉज दीज आर फ्रीली परमिएबल मॉलिक्यूल्स। ये ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या है, ये फ्रीली परमिएबल हैं, तो इसलिए इसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बोलते हैं।
when talking about the complex number 5, it is responsible for the synthesis of the ATP. तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस की जो फंक्शनिंग है वो मैंने आपको समझा दी। क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली सारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो ग्रेडियंट को स्टैब्लिश करने के लिए है, ठीक है। मतलब ग्रेडियंट जब एक बार स्टैब्लिश हो गया तो फिर क्या हो जाएगा कि जो भी एनर्जी उससे स्टैब्लिश हो रही है, इट इज़ केपेबल इनफ फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ATP। ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी वो ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देता है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, देन ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर, ठीक है। देन ऑक्सीजन एक्सेप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन एंड द H+ आयन फ्रॉम द मैट्रिक्स टू फॉर्म द वाटर। तो ये हो गया एक शॉर्ट ऑफ, इसको भी मैं बोलूँ कि ओवरव्यू है, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। फर्दर आई विल बी टेलिंग यू द फाइनल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप कि अब तक की जितनी प्रोसेस है आप सबको क्लियर होंगी। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझें कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे काम करता है। सो हियर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द मैकेनिज्म of the electron transport chain. Okay, so this is the complex 1, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। this complex is something like L shaped, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे Krebs cycle है and also by the beta oxidation of fatty acids, तो Krebs cycle और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से क्या होता है, NADH एंड FADH2 क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है कि दिस NADH एंड FADH2 आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, राइट। सो दिस NADH कंटेन्स अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को दे के क्या करते हैं, इट अगेन फॉर्म्स NAD+ एंड दिस FADH2 फॉर्म्स FAD। ओके, अब बात करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जाते कहाँ हैं। सो NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, दान कर देता है। किसको दान करता है, कॉम्प्लेक्स 1 को दान करता है। अब कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर क्या आता है, FMN प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली नॉन प्रोटीनिशियस ग्रुप दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स, ओके। और इसका काम बेसिकली ये होता है कि एट टाइम्स इट ऑल्सो इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इट्स फुल फॉर्म इज द फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फुल फॉर्म के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो जो NAD का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को मैं ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। सो जो NADH का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट कर रहा है, FMN इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। देन FMN जो क्या करता है, ये देन इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स को, ठीक है। आयरन सल्फर प्रोटीन को ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ हमें आयरन सल्फर प्रोटीन के बारे में जानना है वो ये है कि इट एग्जिस्ट इन दी ऑक्सीडाइज स्टेट ऑल्सो एंड रिड्यूस स्टेट ऑल्सो। तो यहाँ पे रिडॉक्स फंक्शनिंग में है, ठीक है। सो ये जो ट्रांसफ़र, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के जो ट्रांसफ़र से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द पंपिंग ऑफ द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ से क्या होती है, 4 हाइड्रोजन आयंस कहाँ पे चले जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ओके। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, NADH क्या होते हैं, NADH आर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 में जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं वो है FMN देन रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर्स इट टू द आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस स्टेट। तो यहाँ पे एक रिडॉक्स की कंडीशन स्टैब्लिश होती है। सो द एनर्जी विच इज बीन like generated by the transferring of the electrons is utilized in the pumping of the hydrogen ions from the matrix to the intermembrane space, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि ये आयरन सल्फर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देता है, कोएंजाइम Q को।
ये इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफ़र कर देता है, कोएंजाइम क्यू को। क्यू का मतलब होता है क्यूनोन, ठीक है, क्यूनोन। अब ये क्या करते हैं, क्यूनोन जो होता है वो 2 हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से एक्सेप्ट करके क्यूनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्या होता है कि ये क्यूनोन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है आयरन सल्फर प्रोटीन से, एज वेल एज इट इज एक्सेप्टिंग दी 2 हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द क्यूनॉल। ओके, तो फिर उसके बाद में क्या होता है, अगेन इट्स लाइक अ रिवर्सिबल कंडीशन, इट्स अ रिवर्सिबल कंडीशन। सो दिस देन along with this then it transfers the electron to the complex 3, but complex 3 को बात करने से पहले हम complex 2 को देखेंगे। देन हमने यहाँ पे लिखा है FADH2। अब FADH2 भी तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, शेयर नहीं करेगा, ट्रांसफर करेगा, डोनेट करेगा, दान करेगा, ठीक है। अब FADH2 जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। अब कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर कौन रिसीव करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, FADH2 से ले लेते हैं। अब आयरन सल्फर प्रोटीन फिर सेम क्या करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को कोएंजाइम क्यू को ट्रांसफर कर देता है या दे देता है उसको, और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस सेम है। बस यहाँ पे FADH2 यूटिलाइजेस दिस कॉम्प्लेक्स 2 एंड NADH यूटिलाइजेस दिस कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पे मैं अगर नॉमेनक्लेचर हम इसका पढ़ेंगे तो फिर हमें ये चीज़ समझ में भी आएगी। FADH2 कहाँ से बनता है, क्रेब्स साइकिल में हम देखते हैं कि जो सक्सिनेट है इट फॉर्म्स फ्यूमेरेट, ठीक है। जिसने क्रेब्स साइकिल पे वीडियो देख रखा उसको याद होगा कि सक्सिनेट जो होता है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस FAD गेट्स रिड्यूस टू FADH2, ठीक है, वो यही FADH2 है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हम आगे जाके देख लेंगे। तो यहाँ तक की प्रोसेस क्लियर होगी। फिर उसके बाद में ये QH2 जो होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है कॉम्प्लेक्स 3 को। अब कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर कौन एक्सेप्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर क्या होती है, साइटोक्रोम B FeS that is iron sulfur protein and C1, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर होते हैं। अब ये जो QH2 है यानी मतलब कोएंजाइम Q है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम B को उसने दे दिया। फिर साइटोक्रोम B किसको देगा, आयरन सल्फर प्रोटीन को देगा। आयरन सल्फर प्रोटीन फिर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम C को देगा। अब इसको याद कैसे करें, तो सिंपल, हम जैसे फंस जाते हैं ना जीवन में, तो हमें सिंपल याद रखना है B फंस गया C1 में, दैट इज साइटोक्रोम B फर्स्ट, दैट इज FeS आयरन सल्फर प्रोटीन एंड देन साइटोक्रोम C1, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी एनर्जी इस प्रोसेस के ड्यूरिंग निकलती है वो एनर्जी क्या किस लिए यूज होती है, दिस एनर्जी इज देन यूटिलाइज्ड फॉर पंपिंग the hydrogen ions. Yes, again it is utilized in pumping the 4 hydrogen ions from the matrix to the intermembrane space. Okay, so ये प्रोसेस है साइटोक्रोम C का, सॉरी कॉम्प्लेक्स 3 का। कॉम्प्लेक्स 3 में हम ये देखते हैं कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 3 में कोएंजाइम Q क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं साइटोक्रोम B में। साइटोक्रोम B आयरन सल्फर प्रोटीन को देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन साइटोक्रोम C1 को देता है। मीनवाइल जो भी एनर्जी जनरेट होती है इट इज़ यूटिलाइज्ड इन ट्रांसफरिंग द 4 हाइड्रोजन आयंस from the matrix to the intermembrane space. Okay, then again this cytochrome C1 transfers the electron to the cytochrome C को। cytochrome C मैंने पहले ही बता रखा है कि it is a freely permeable molecule और a mobile electron carrier. Okay, फिर ये cytochrome C क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को। अब कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या एक चीज़ें प्रेजेंट हैं, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर क्या होता है कि कॉपर प्रेजेंट होता है। ये कॉपर जो होता है वो रेड्यूस स्टेट में भी रह सकता है, ऑक्सीडाइज स्टेट में भी रह सकता है, ठीक है। देन दिस कॉपर ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम A एंड फाइनली इट डिलीवर्स द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम A3, ठीक है।
अगर साइटोक्रोम की सीक्वेंसिंग को समझना है तो सिंपली FA इसको समझ जाओ। साइटोक्रोम B है, फिर C1 है, फिर C है, A है, A3 है। इसको BCA से भी याद रख सकते हो ना, इसको याद BCA। सिंपली पहले B आएगा, फिर C1C, A, A3, और यहाँ पे B फंस गई C1 से। तो ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कहाँ पे आएगा, साइटोक्रोम A3 के पास में आएगा। अब साइटोक्रोम A3 भी चाहेगा कि वो किसी ना किसी को तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी दे। अब इसके आगे तो कोई प्रोसेस है नहीं, तो ये किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो किसको देगा, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन के साथ में। अब वो हाइड्रोजन आयन से कहाँ से मिलेगी, मैट्रिक्स से मिलेगी। देन इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म H2O। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी, जल बन गया। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा सीक्वेंस था उससे क्या बन गया, पानी, ठीक है। अब इस प्रोसेस की ड्यूरेशन में, इस प्रोसेस से जो भी एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज यूज्ड इन पंपिंग 2 हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज़ें। एक बार मैं फिर से इसको आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या था, क्रेब्स साइकिल या बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से हमें क्या मिल रहा था, NADH या FADH2 विच आर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स। अब ये NADH एंड FADH2 क्या कंटेन करते हैं, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं। अब ये NADH जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को, विच इज L शेप्ड इन स्ट्रक्चर। इसमें कौन एक्सेप्ट करता है, FMN एक्सेप्ट करेगा। FMN किसको देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन को दे देता है। मीनवाइल जो भी एनर्जी जनरेट होती है वो किस लिए यूजफुल है, इट इज यूजफुल इन द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस from the matrix to the intermembrane space. Finally, then it delivers the electrons to the coenzyme Q, that is quinone, which means quinone, and quinone then accepts the hydrogen ions, 2 hydrogen ions from the matrix, and gets converted into quinol. Okay, then it finally delivers the electrons to the cytochrome B of the complex 3. Then it delivers the electrons to the iron sulfur protein, and finally delivers it to cytochrome C1. ओके, मीन वाइल वी हैव सीन दैट FADH2 भी है। तो FADH2 के साथ ये कहानी है कि ये यूटिलाइज करता है किसको, ये यूटिलाइज करता है कॉम्प्लेक्स 2 को। ठीक है, अब FADH2 कहाँ से जनरेट हुआ, सक्सिनेट इन द क्रेब्स साइकिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लीडिंग इन द जनरेशन ऑफ द FADH2। FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स 2 को, यहाँ पे एक्सेप्ट करता है आयरन सल्फर प्रोटीन। देन अगेन इट डिलीवर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द कोएंजाइम Q। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स 3 से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर होती है, साइटोक्रोम C में। साइटोक्रोम C देन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉपर को। कॉपर एग्जिस्ट इन रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज स्टेट। कॉपर देन इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम A को। देन साइटोक्रोम फाइनली गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द साइटोक्रोम A3 ऑफ द कॉम्प्लेक्स 4। अब बात करते हैं कि साइटोक्रोम A3 किसको इलेक्ट्रॉन देता है। साइटोक्रोम A3 का जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिसीव्ड बाय द ऑक्सीजन, and then oxygen finally combines with the 2 hydrogen ions in order to form the पानी, that is the water। अब यहाँ पे जो ग्रेडियंट की हमने बात की थी, ठीक है, ग्रेडियंट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द मैट्रिक्स। ठीक है, अब ग्रेडियंट हो गए, इट लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल और द प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब इसको क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, कोई रास्ता चाहिए जिससे कि वो मैट्रिक्स में वापस आ जाए और ATP का सिंथेसिस करे। अब वो रास्ता उसे कौन देगा, अब वो रास्ता उसे मिलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कॉम्प्लेक्स 5 से। कॉम्प्लेक्स 5 कंसिस्ट ऑफ ATP सिंथेस। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। अब जितने भी हाइड्रोजन आयंस जो हैं जब वो कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू मैट्रिक्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी जो भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज बेसिकली यूटिलाइज्ड इन फॉस्फोराइलेटिंग द ADP, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, टू द ATP। दिस इज बेसिकली नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट gets attached to the adenosine diphosphate and forms the ATP. So this process is known as the oxidative phosphorylation.
Okay, so this was about the mechanism of the electron transport chain. I hope कि each and every point आपको clear होगा. Yes, moving ahead. Okay dear students, तो finally अब हम देखेंगे nomenclature, यानी कि complexes के names क्या क्या हैं. ओके तो उससे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जस्ट फॉर द नॉलेज. जो साइटोक्रोम्स होते हैं, दीज आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड दे कंटेन द हीम ग्रुप. तो जो साइटोक्रोम्स की जो आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप होती है, वो क्या करती है, इट एग्जिस्ट इन द ऑक्सीडाइज स्टेट ऑल्सो एंड द रिड्यूस स्टेट. सो दिस इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज. यस, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जो मैक्सिमम, जैसे जो बोलते हैं कि हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, कंज्यूम करती है. तो बॉडी में मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन होता है जो वो इट इज़ थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ठीक है, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की. तो सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स 1. तो कॉम्प्लेक्स 1 में हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स 1 में हमने देखा था कि NADH होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स, या कह सकते हैं थ्रू FMN देता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज. क्यों? बिकॉज NADH जो होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देता है, फाइनली कोएंजाइम Q को. ये Q का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स यूबी क्यूनोन. मैंने क्यूनोन बोला था ना, तो इसका मतलब होता है यूबी क्यूनोन. और जब ये हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करता है मैट्रिक्स से, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूबीक्यूनोल. ओके, सो NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, इसको हम अगर कुछ बुक्स में इसको बोला जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की. तो कॉम्प्लेक्स 2 में हमने देखा था कि जो सक्सिनेट होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्यूमेरेट इन ऑर्डर टू फॉर्म द FADH2. तो इसको बोलेंगे सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज. ठीक है, सिंपल है. इसको कई जगह ये भी बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स. फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 की. कॉम्प्लेक्स 3 की जो नाम है वो ये है साइटोक्रोम कोएंजाइम Q रिडक्टेज. Sorry, its name is coenzyme Q cytochrome reductase. ठीक है, इसको कई जगह ये भी बोलते हैं दैट इज साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम साइटोक्रोम B टू आयरन सल्फर प्रोटीन एंड टू द C1. ठीक है, तो इसको कोएंजाइम Q साइटोक्रोम रिडक्टेज ही बोलते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बीन ट्रांसफर्ड from coenzyme Q to the cytochrome. That's why it is known as cytochrome coenzyme Q cytochrome reductase. या अदर लैंग्वेज में अगर बोलना है तो उसको बोलेंगे साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स. फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 4 की. कॉम्प्लेक्स 4 इज नोन एज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. क्यों? बिकॉज हम देखते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स 3 से जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के टुवर्ड्स जब जाता है तो क्या होता है कि बीच में क्या आती है, साइटोक्रोम C. अब साइटोक्रोम C क्या करती है, जब इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 4 को देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, क्योंकि साइटोक्रोम C क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लूज कर रहा है. इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ओके, तो ये हो गया नाम साइटोक्रोम 4 का. ये इसको बेसिकली बोल सकते हैं साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स. फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 5 की. तो कॉम्प्लेक्स 5 तो बहुत सिंपल है, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको. ठीक है, सो दिस इज द नेम ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके, सो आई जस्ट होप कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होंगे.
तो सबसे पहले मैं एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया था कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और कैसे वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो क्रेब्स साइकिल से जो NADH और FADH2 जनरेट होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू दी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर हमने क्या देखा था, एक फ्लो चार्ट देखा था जिसके थ्रू हम एग्जैक्टली समझ गए थे कि हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होता है। फिर हमने एक क्विक ओवरव्यू देखा था मैकेनिज्म का कि हाँ कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस का काम क्या होता है। तो सब मिला के यही होता है कि NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, दान कर देते हैं, वो डोनेट कर देते हैं कि भाई अब ले जाओ मेरे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ATP। मीनवाइल वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। फिर जब हमने एग्जैक्ट मैकेनिज्म देखा तो हमने देखा कॉम्प्लेक्सेस 1 में कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, फिर कैसे FMN के टूवर्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, कोएंजाइम Q में ट्रांसफर होता है, देन इट गेट्स ट्रांसफर टू दी कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 2 जो इलेक्ट्रॉन्स FADH2 के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करने थे वो कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 3 पे जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है एंड देन कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके सीधा वाटर बना देता है, पानी बना देता है, ठीक है। अब जो एस्टैब्लिशमेंट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के एस्टैब्लिशमेंट के ATP का सिंथेसिस नहीं होगा। तो सारा खेल जो है वो किस लिए है, वो सारा खेल जो है सिर्फ ग्रेडियंट स्टैब्लिश करने के लिए है। फिर जब मीनवाइल जब हाइड्रोजन आयंस का भी तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, तो सारा जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो क्या करते हैं, वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, फिर यहाँ पे ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है। अब उस ग्रेडियंट को कंपेंसेट करने के लिए फिर एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता उसे कौन देता है, कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज ATP सिंथेस। फिर वो क्या करता है, उसके थ्रू वो मैट्रिक्स में फिर से आता है और उसके थ्रू जो भी एनर्जी रिलीज होती है, that energy is utilized in phosphorylating the adenosine diphosphate to adenosine triphosphate. Yes, so this was all about the electron transport chain. Easy था ना? Yes, तो अगर आपने एक एक पॉइंट होकर क्लियरली समझा होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत बहुत ईजी है। यस गाइज, अगर कोई भी क्वेरीज हैं किसी भी स्टेप में, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यस गाइज, वीडियो को ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। इतना सारा मेहनत आप ही के लिए तो किया है, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। यस गाइज, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एनर्जेटिक्स है या एनर्जी कैलकुलेशंस है, ये मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बता दूंगी। ओके, so this was all for today guys. So thank you so much for watching the video. Do not forget to like, share and subscribe to my channel Pharmacopedia. Okay guys, till then keep studying and take care.